Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 19 of mathematical statistics. In the last lecture, we did the correlation coefficients. We proved that it's equal to, for linear dependent random variables, it's equal to 1 or minus 1, and for independent random variables, it's equal to 0. Then also, we did some theorems on mean and variance of linear combination of random variables, or it can be function of random variables. हमने वो सारे theorems भी किए और एक आध एग्जाम्पल भी की थी. आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है चेबीशेव थ्योरम, वो देखेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे. Going further, Chebyshev theorem. The variance of a random variable tells us about the variability of the observations about the mean. क्या मतलब हुआ कि वेरिएंस जो है एक रैंडम वेरिएबल है, उसका एक मीन वैल्यू होती है. जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, इफ आई गो बैक एंड राइट व्हाट इज वेरिएंस, क्या थी हमारे पास? वेरिएंस वाज सिग्मा स्क्वायर इंटीग्रल x माइनस म्यू x होल स्क्वायर f ऑफ x dx. यहाँ पे जो डिफरेंस था रैंडम वेरिएबल का मीन से, उसका स्क्वायर और इंटीग्रेटेड ओवर द ऑल द वैल्यूज ऑफ x विद मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी फंक्शन ऑफ x. अब अगर तमाम वैल्यूज x के मीन के नज़दीक होंगी तो ये नंबर छोटा आएगा और फिर वेरिएंस भी छोटा आएगा. अगर ये x की वैल्यूज बड़ी होंगी, मीन से बहुत दूर दूर तक होंगी, तो वेरिएंस काफ़ी बड़ी आएगी. तो वेरिएंस क्या बताती है हमें कि हम मीन के कितने नज़दीक हैं. लार्ज वैल्यू ऑफ वेरिएंस टेल्स अस दैट हमारी कुछ वैल्यूज जो हैं वो मीन से बहुत ज़्यादा दूर भी हो सकती हैं और मीन से नज़दीक भी हो सकती हैं. मगर अगर बहुत स्मॉल वेरिएंस हो तो दैट मीन्स कि सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो मीन के नज़दीक जम्बल्ड अप हैं. इसके एक एग्जांपल हमने पहले जब हम वेरिएंस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि अगर मेरे पास नंबर्स हों जो कि मीन के नज़दीक नज़दीक हैं तो वेरिएंस छोटी आएगी, और जब नंबर्स वही हों, बड़े हो जाएं और मीन वैल्यू तो वही रहेगी, मगर क्या होगा, नंबर्स काफ़ी दूर दूर चले जाएंगे. ऑन द अदर हैंड आगे चलते हैं. इफ अ रैंडम वेरिएबल हैज अ स्मॉल वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, वी वुड एक्सपेक्ट मोस्ट ऑफ द वैल्यूज टू बी ग्रुप्ड अराउंड द मीन. जो बात मैंने अभी बताई कि रैंडम वेरिएबल है स्मॉल वेरिएंस, तो वो मीन के नज़दीक नज़दीक होंगे. Therefore, the probability that a random variable assumes a value within a certain interval about the mean is greater than for a similar random variable with a larger standard deviation. तो क्या हुआ, वेरिएंस छोटा हुआ तो probability of finding the random variable in the vicinity of the mean ज़्यादा होगी कंपेयर कि जिसमें वेरिएंस बहुत बड़ी हो. नेक्स्ट चलते हैं. अगर प्रोबेबिलिटी को आप सोचें, इफ यू थिंक ऑफ प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एरिया, प्रोबेबिलिटी के एरिया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें बाय डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी फंक्शन वी नो दिस थिंग एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इज इक्वल टू 1. So if you think of probability in terms of area, we would expect a continuous distribution with a large value of sigma to indicate a greater variability, and therefore we should expect the area to be more spread out as in figure A. Figure A में देखें, इस केस में हम ये कह रहे हैं कि अगर इसकी वेरिएंस ज़्यादा है तो ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकती है रैंडम वेरिएबल x की, और मीन अगर ये है तो मीन के नज़दीक क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो मीन के नज़दीक जो एरिया होगा वो, अगर लेट से ये मैं मीन के नज़दीक दो लाइनें बनाता हूँ तो इसके दरमियान में जो एरिया बन रहा है ये इतना ज़्यादा नहीं है. However, a small standard deviation should have a most of its area close to mu. अगर इसी तरह से आप देखें कि अगर यहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस लिया जाए जितना प्रीवियस केस में लिया गया था,
तो ये एरिया, ये ए है और ये बी है, तो एरिया बी शुड बी ग्रेटर देन ए बिकॉज बी में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन छोटी है। इन बोथ केसेस ये हमें पता है कि ये वाली कंडीशन ट्रू है कि टोटल एरिया अंडर द कर्व शुड बी इक्वल टू 1. सो मोस्ट एरिया वुड लाई इन दिस एरिया फॉर बी. सो बी के केस में हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन कम है और ए के केस में ज्यादा है, इसलिए उस रीजन में, सेम विड्थ के रीजन में एरिया कम होगा compared to B. That means the probability of finding a random variable, ये एक्सिस देखें अगर आप, एक्स एक्सिस इज ये रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल है x1, इसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम आ रही है, यहाँ पे सेम रैंडम वेरिएबल x1 को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ रही है. और अगर मैं कहूँ कि ये a है और ये b है, a to b probability of finding the random variables between a and b is higher, as in this case a और b तक finding the random variable in this region will be lesser. इसी को देखते हैं discrete case में. We can argue the same way for a discrete distribution. The area in the probability histogram in figure B is spread out more. B में अगर देखें, यहाँ पे अगर ये मीन वैल्यू है तो ये टोटल एरिया, याद रखिएगा टोटल एरिया इस केस में भी शुड बी इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. अगर यहाँ से यहाँ तक x है तो इसमें ज़्यादा स्प्रेड आउट है, इस केस में भी टोटल 1 है, इस केस में भी A में भी टोटल 1 है और B में भी टोटल 1 है. The area in the probability histogram in figure B is spread out much more, इसमें ज़्यादा स्प्रेड है. और A में देखें कि म्यू के नज़दीक, दैट मीन्स द मीन वैल्यू के नज़दीक हिस्टोग्राम की वैल्यूज अप है और दूर जाके ये छोटी हो जाती हैं. तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल लूँ बिटवीन x1 से लेके x2 तक और सिमिलरली यहाँ पे लूँ x1 से लेके x2 तक, तो ये जो एरिया बनेगा, ये सारा एरिया कंपेयर टू दिस एरिया A के केस में फ्रॉम x1 टू x2 जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो ज़्यादा बनेगी कंपेयर टू B के केस में. और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, सम ओवर फ्रॉम x इक्वल टू x1 टू x2 f ऑफ x के, हम प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी हमें फॉर रैंडम वेरिएबल x फ्रॉम x1 टू x2. जब ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो A के केस में इट विल बी हायर देन द केस ऑफ B. दैट मीन्स कि जो वेरिएंस है वो हमें डाटा के स्प्रेड के बारे में बता देती है. और इन दो बोथ केसेस में अगर आप वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो A की वेरिएंस कम आएगी कंपेयर टू B. इसको एक रशियन मैथमेटिशियन थे P.L. Chebyshev. P.L. Chebyshev was born in 1821 and passed away in 1894. Discovered that the fraction of the area between any two values symmetric about the mean is related to the standard deviation. उसने ये बताया कि एरिया जो है बिटवीन एनी टू वैल्यूज जो कि मीन के सिमेट्रिक हैं, मीन से माइनस में भी कुछ वैल्यू है और मीन से प्लस में भी एक वैल्यू है, उसके दरमियान में जो एरिया है वो रिलेटेड है टू द स्टैंडर्ड डेविएशन. Since the area under a probability distribution curve or in a probability histogram adds to 1, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि probability sum of our all random variables is equal to 1. The area between any two numbers is the probability of the random variable assuming a value between these numbers.
इसको अगर हम दोबारा से देखें कि एक मीन वैल्यू है, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास, उसकी एक मीन वैल्यू है। मीन से माइनस एप्सिलॉन, मीन प्लस एप्सिलॉन के दरमियान में जो एरिया है वो समहाउ प्रोपोर्शनल है टू द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इस रशियन साइंटिस्ट ने इसका लॉ दिया। एक और बात भी आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो कि ज़रूरी है कि इस लॉ में हमने कहीं बात नहीं की कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसा है। हमें कई दफ़ा कई ऐसे रैंडम वेरिएबल्स होते हैं जिनका हमें डेंसिटी फंक्शन निकालना या तो बहुत मुश्किल है या अगर हमारे पास है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है हमसे वो समेशन ना हो सके या वो इंटीग्रेशन ना हो सके। जो चेबीशेव ने जो थ्योरम दिया उसमें हमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसकी इंफॉर्मेशन होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ मीन वैल्यू पता हो और हमें क्या पता हो, स्टैंडर्ड डेविएशन। डाटा से हम क्या चीज़ें निकाल लें, दो, एक मीन वैल्यू और एक स्टैंडर्ड डेविएशन, और उससे हम फिर प्रोबेबिलिटी का एक एस्टीमेट ले सकते हैं। कई दफ़ा हमें प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट नहीं चाहिए होती है, एक एस्टीमेट चाहिए होता है। जैसा कि आज कुछ एग्जांपल्स जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें सिर्फ एक एस्टीमेट चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए उनमें, और ना ही हमें उसमें कहीं भी हम द डेंसिटी फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम यूज़ करेंगे। चेबीशेव थ्योरम की जो फॉर्मल स्टेटमेंट है वो पढ़ें ज़रा। द प्रोबेबिलिटी दैट एनी रैंडम वेरिएबल एक्स will assume a value within k standard deviations of the mean is at least 1 minus 1 over k square that is given as। आप जरा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूला को, फिर दोबारा हम विजिट करेंगे स्टेटमेंट को कि प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स जो कि म्यू माइनस के सिग्मा से लेके म्यू प्लस के सिग्मा तक है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर। इसको अगर मैं बनाऊं, लेट्स से ये मीन वैल्यू है एक रैंडम वेरिएबल की और कोई डेंसिटी फंक्शन यूं बनता है, तो वो कह रहे हैं कि दिस वैल्यू विल बी म्यू माइनस के सिग्मा एंड वी टेक दिस वैल्यू म्यू प्लस के सिग्मा एंड फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व। तो इसका नॉर्मल तरीका तो वही है इंटीग्रेशन वाला। क्या हम इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा, किसको इंटीग्रेट करेंगे, द डेंसिटी फंक्शन, या अगर समेशन है तो वो भी इसी तरह करेंगे एंड वील गेट दिस प्रोबेबिलिटी। ये जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे इस इंटीग्रल से ये एग्जैक्ट होगी, इट विल बी एग्जैक्ट। मगर ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली क्या बता रहा है कि ये इस नंबर से बड़ी होगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा इस नंबर से बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी इस पे हम बहस नहीं करें, तो एटलीस्ट इतनी होगी, यानी अगर बहुत कम भी होगी तो इस जितनी होगी और यकीनन इससे बड़ी भी हो सकती है। अब अगर स्टेटमेंट पढ़ें दोबारा से, द प्रोबेबिलिटी दैट एनी रैंडम वेरिएबल एक्स will assume a value within k standard deviations, within k standard, k 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Standard deviations of the mean is at least 1 minus 1 over k square। अब आप देखें कि कितना आसान कर दिया उन्होंने, क्या आपको इंटीग्रेशन भी नहीं करनी पड़ी और आपको लीस्ट वैल्यू पता चल गई प्रोबेबिलिटी की, कि अगर प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से, कंप्लीट वाले फार्मूले से, तो वो इस नंबर से बड़ी ही आएगी। दिस इज द चेबीशेव थ्योरम। विल ट्राई टू प्रूव इट नाउ। तो लेट्स डिफाइन अ एनी रैंडम वेरिएबल है, उसकी ये मीन वैल्यू है, रैंडम वेरिएबल एक्स है और ये उसकी डेंसिटी फंक्शन है। मैं थोड़ी सी सिमेट्रिक बना रहा हूं, सिमेट्रिक ना भी हो तो ये फार्मूला फिर भी वैलिड है। वी डिफाइन अ वैल्यू विच इज म्यू माइनस के एक्स रैंडम वेरिएबल एंड
another random variable which is mu plus k sigma, sorry, mu minus k sigma and mu plus k sigma, और हमने probability इस region में find करनी है। जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो लेट्स से इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं। एक और रीजन है विच इज, मैं शेड कर रहा हूँ उस रीजन को, जो कि -∞ से इस तरफ भी -∞ जा रहा है और यहाँ से म्यू प्लस के सिग्मा से लेके +∞ तक जा रहा है। इसको मैं कह देता हूँ रीजन बी। सो हम ऑपोजिट चलते हैं पहले। लेट्स से वी फाइंड the probability of finding a random variable in the region B। अगर random variable region B को आप लिखें तो वो किसके बराबर आएगा कि x, random variable x should be less than equal to, should be equal to mu minus k sigma। क्या मतलब है इसका कि जो भी रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे x वो -∞ से लेके म्यू माइनस के सिग्मा तक आ सकता है। ये कौन सा रीजन हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये सारा मेरा रीजन हो गया। देन ये राइट हैंड साइड वाला यानी कि म्यू प्लस के सिग्मा से लेके अप टिल इन्फिनिटी वाले रीजन को अगर मैं लिखूं तो वो क्या बनेगा, इट विल बी x ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा। डन। अब ये क्योंकि दोनों रीजन्स नॉन ओवरलैपिंग हैं तो हम इनको यूनियन कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाएगी। अगर ये ओवरलैपिंग होते तो फिर हमें वो माइनस इंटरसेक्शन वाला एक निकालना पड़ता। अगर यू फिर गो बैक टू द प्रीवियस, एक हमने बहुत शुरू में एक चीज़ पढ़ी थी विच वाज, मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ आपके लिए, वो थी पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। Remember that? क्योंकि यहाँ पे डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन कोई एरिया नहीं है, तो इसलिए हम इसको 0 कर दें, तो हम इनको यूनियन कर दें, और प्लस मीन्स यूनियन इन सेट थ्योरी। तो ये प्रोबेबिलिटी अगर आप लिखें तो ये कैसी होगी, इसकी इंटीग्रेशन अगर हम लिखें तो हम दो इंटीग्रल्स में लिख सकते हैं। पहला इंटीग्रल क्या होगा, -∞ से लेके म्यू माइनस के सिग्मा तक ऑफ द डेंसिटी फंक्शन x इंटू डी ऑफ x प्लस द सेकेंड राइट हैंड साइड वाला इंटीग्रल जो है कहाँ से शुरू हो रहा है, म्यू प्लस के एक्स से शुरू हो रहा है और अप टिल इन्फिनिटी जा रहा है। म्यू प्लस के सिग्मा अप टिल इन्फिनिटी ऑफ f of x d of x। इस डेफिनेशन को हम याद रखेंगे थोड़ी देर के लिए एंड वी विल यूज इट फर्दर। लेट्स डिफाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एंड इट्स गिवन बाय डेफिनेशन फ्रॉम -∞ टू +∞ x minus mu whole square f of x d of x। एक चीज आप और नोट कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ एक रैंडम वेरिएबल है x, इसलिए मैं सिर्फ म्यू लिख रहा हूँ, म्यू सब x नहीं लिख रहा। म्यू सब x लिखने से है ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि मीन वैल्यू ऑफ x है, क्योंकि y रैंडम वेरिएबल यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, इसलिए सब x लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे मुझे। अब इसको अगर मैं देखूं इस पूरे इंटीग्रल को, तो क्या मैं इस इंटीग्रल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं? यस, क्योंकि इंटीग्रेशन इज अ सम, सो आई कैन डिवाइड दिस इंटीग्रल फ्रॉम -∞ टू म्यू माइनस के सिग्मा x माइनस म्यू होल स्क्वायर f ऑफ x d ऑफ x प्लस कहां से, म्यू माइनस के सिग्मा से लेके म्यू प्लस के सिग्मा तक, सेम आर्गुमेंट एफ एक्स डी एक्स, एंड द थर्ड इंटीग्रल इज फ्रॉम म्यू प्लस के सिग्मा टू इंफिनिटी एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर
एफ एक्स डी एक्स। ये जो इंटीग्रल था -∞ टू +∞ सिग्मा स्क्वायर का, उसको मैंने 3 सब इंटीग्रल्स में लिख लिया, मगर लिमिट्स मेरी पूरी हो रही हैं, क्योंकि पहले केस में मैं -∞ से म्यू माइनस के सिग्मा तक जा रहा हूँ, दूसरे केस में म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा तक जा रहा हूँ, और थर्ड केस में म्यू प्लस के सिग्मा से इन्फिनिटी तक जा रहा हूँ। तो टोटल इंटीग्रल वही बनता है मेरा, सिर्फ यह है कि हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अनफॉर्चुनेटली ये इंटीग्रल मुझे नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई नीड टू कैंसिल अ फ्यू थिंग्स आउट ऑफ इट। तो दोबारा लिख लें अगर इसको, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू -∞ से x माइनस के सिग्मा x माइनस म्यू होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा x माइनस म्यू होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस म्यू प्लस के सिग्मा से इन्फिनिटी तक x माइनस म्यू होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। लेट्स से के हमारा बहुत बड़ा नहीं है, या बड़ा भी है, इट डजंट रियली मैटर एंड दिस केस। पहले हम इन इंटीग्रल्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि ये हैं क्या। लेट्स से मिडिल इंटीग्रल पे जाते हैं। x माइनस म्यू इज अ मीन वैल्यू, x इज अ रैंडम वेरिएबल, x कैन गो फ्रॉम -∞ टू +∞. So x minus mu can be positive or negative. ये याद रखें, x minus mu can be positive or negative. मगर जब हम इसका स्केयर करते हैं यहाँ पे, तो हमेशा ये पॉजिटिव नंबर आता है। Similarly, we remember that the density function f of x is always positive. It's always greater than 0. So पहला टर्म भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहती है स्क्वायर की वजह से, और दूसरी टर्म भी हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो इस इंटीग्रल को जब भी हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो अगर मैं इस इंटीग्रल को, क्योंकि इक्वालिटी क्या कहती है मेरी, कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिग्मा स्क्वायर है और राइट हैंड साइड पे 3 टर्म्स हैं। अगर इनमें से एक पॉजिटिव टर्म को मैं रिमूव कर दूं, पॉजिटिव टर्म को ये रिमूव कर दूं, तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड से बड़ी हो जाएगी। दोबारा से इसको रिपीट करता हूं, प्लीज ध्यान से सुने, कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ 3 इंटीग्रल्स। अगर मैं किसी भी एक इंटीग्रल को देखूं, लेट्स से द मिडल इंटीग्रल, उसमें x माइनस म्यू एक टर्म है, वेयर x इज अ रैंडम वेरिएबल, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और म्यू से बड़ा भी हो सकता है और म्यू से छोटा भी हो सकता है। जब x माइनस म्यू करता हूं मैं, तो ये कभी पॉजिटिव नंबर आएगा, कभी नेगेटिव, मगर जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो ये टर्म विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सिमिलरली एफ एक्स इज द डेंसिटी फंक्शन, और डेंसिटी फंक्शन बाय डेफिनेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव वैल्यू। सो ये 2 पॉजिटिव्स मल्टीप्लाई होकर हमेशा पॉजिटिव बनेंगे, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इन लिमिट्स में, तो हमेशा मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा हमेशा। अगर मैं राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वालिटी, ये जो इक्वालिटी है मेरी मेन, इसके राइट हैंड साइड से एक पॉजिटिव नंबर उठा लूं, रिमूव कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड इससे बड़ी हो जाएगी। सो वी विल बी लेफ्ट विद, क्योंकि ये नंबर आइदर पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है, मिडिल इंटीग्रल या पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है। तो अगर 0 होगा तो ये इक्वालिटी फिर होल्ड करेगी, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसको रिमूव करने से ये सिग्मा स्क्वायर बड़ा हो जाएगा राइट हैंड साइड से, यानी कि अब 2 जो बाकी इंटीग्रल्स हैं, ये x माइनस के सिग्मा x माइनस म्यू होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस द लास्ट इंटीग्रल, ये तो मैंने खत्म कर दिया यहाँ पे, म्यू प्लस के सिग्मा टू इंफिनिटी x माइनस म्यू होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो सिग्मा स्क्वायर इन 2 इंटीग्रल से हमेशा
जो नंबर आएगा उससे बड़ा होगा हमेशा। वो क्यों बड़ा होगा? क्योंकि हमने एक पॉजिटिव जो वैल्यू थी वो इसमें से निकाल ली है। अब लेट्स से इन इंटीग्रल्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्या हो रहा है कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, लेट्स से वो इस किस्म का है, और ये वाला जो फंक्शन है एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, इसको अगर देखें आप, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, मगर आई थिंक हम इसको कर लेंगे। एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, म्यू अगर मैं इसको रख दूं तो यहां पे 0 हो जाएगा, एक्स की इस वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर -1 या -1 होगी, तो यानी कि एक्स माइनस म्यू की वैल्यू -1 हो तो जवाब मेरा स्क्वायर के पॉजिटिव होगा। एक्स माइनस म्यू अगर +1 हो तो अगेन जवाब मेरा +1 आएगा। एक्स माइनस म्यू अगर 0 हो तो जवाब मेरा 0 आएगा। सिमिलरली एक्स माइनस म्यू की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। 2 होगा तो एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर 4 बन जाएगा, और हमें कुछ इस किस्म की पैराबोला टाइप की चीज मिल जाएगी। ओके, पैराबोला टाइप की कोई चीज मिल जाएगी। अब क्या ये पैराबोला 0 को टच करता है या नहीं करता? फॉर दीज लिमिट्स लेट्स सी दैट। इसकी मिनिमम लिमिट जो है यानी कि -∞ है। जब x को मैं -∞ पुट करता हूं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, -∞ माइनस म्यू होल स्क्वायर, तो दिस बिकम्स समथिंग लाइक इंफिनिटी। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी। फिर अगर मैं x को म्यू माइनस के सिग्मा पुट करता हूं तो म्यू माइनस के सिग्मा माइनस म्यू होल स्क्वायर विल कम आउट टू बी, ये म्यू और म्यू कैंसिल हो गया, इट विल बी के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। ये उसकी मिनिमम वैल्यू बन रही है। तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरह का बन रहा है जिसमें ये मिनिमम वैल्यू जो है वो है के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, और यहां पे वो जा रहा है इंफिनिटी तक। तो ये 0 पे नहीं आ रहा क्योंकि हमारी लिमिट्स में ये वैल्यू ये मिनिमम है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी एग्जैक्टली यही होगा कि जब हम म्यू प्लस के सिग्मा डालेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू आएगी, एक्सेप्ट अदरवाइज जब इन्फिनिटी डालेंगे तो ये जवाब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब इन दोनों फंक्शंस को अगर मैं देखूं क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है समथिंग लाइक दिस, और यस x minus mu whole square is another function which is like this। ये दोनों की प्रोडक्ट जो है उसको हम इंटीग्रेट करें, यहाँ पे इन दोनों की प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करें। अब अगर ये जो x माइनस म्यू होल स्क्वायर वाला फंक्शन है, इसको अगर मैं सिर्फ इसकी मिनिमम वैल्यू से रिप्लेस कर दूं, यानी कि ये जो मिनिमम वैल्यू थी उससे रिप्लेस कर दूं, तो फिर ये वाला फंक्शन और ये वाले फंक्शन की प्रोडक्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो वो आंसर पुराने वाले आंसर से हमेशा छोटा आएगा। वो आंसर पुराने वाले आंसर से हमेशा छोटा आएगा। ये अगर आपको समझ आ रही है बात, तो मैं दोबारा इसे रिपीट करता हूं कि ओरिजिनल फंक्शन क्या था, दिस वाज माय एफ ऑफ एक्स एंड दिस पैराबोला वाज एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज फ्रॉम -∞ टू म्यू माइनस के सिग्मा। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी पैराबोला की, उसको मैंने एक लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया। अब अगर मैं पैराबोला वाला फंक्शन छोड़ दूं और सिर्फ डेंसिटी फंक्शन और ये मिनिमम वाला फंक्शन इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो जो एरिया अंडर द कर्व बनेगा वो ओरिजिनल से छोटा बनेगा। सो ये इंटीग्रल हमेशा मेरा बड़ा ही रहेगा। ये जो इनइक्वालिटी है वो फिर भी होल्ड करेगी। तो हम क्या करते हैं, इन लिमिट्स में से जो लीस्ट वैल्यू है वो डाल देते हैं यहाँ पे, और वो बनती है -∞ से म्यू माइनस के सिग्मा, और x की जगह क्या डालते हैं, म्यू माइनस के सिग्मा माइनस म्यू
होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि हमने ये जो फंक्शन ऑफ एक्स था इसको एक कांस्टेंट वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, और कांस्टेंट वैल्यू वो ली जो फंक्शन की लीस्ट वैल्यू थी। कांस्टेंट वैल्यू वो ली जो फंक्शन की लीस्ट वैल्यू थी। अब इसको जब म्यू से म्यू कैंसिल करेंगे तो आपका इंटीग्रल बनेगा माइनस के सिग्मा का होल स्क्वायर, और क्योंकि के सिग्मा कांस्टेंट है तो विल गेट के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। और दूसरे केस में हमने जो सेकंड इंटीग्रल था हमारा यहाँ पे, उसकी जगह हमने फिर म्यू प्लस के सिग्मा डाला, और माइनस म्यू जब किया तो म्यू म्यू कैंसिल और के सिग्मा का स्क्वायर आ गया। वहां पे भी मेरे पास के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू म्यू, सॉरी इट वाज यहाँ पे क्या था, म्यू प्लस के सिग्मा से लेके अप टिल इंफिनिटी हम इंटीग्रेट कर रहे थे किसको, एफ एक्स डी एक्स। और इस केस में अगर दोनों इंटीग्रल से हम के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो माइनस इंफिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, यस, प्लस म्यू प्लस के सिग्मा टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स बचता है। अब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर चीज है ये एग्जैक्टली वही है जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी थी, इट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया बी। इफ यू वांट टू सी दैट, क्या हमने कहा था कि ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ एरिया बी, इस एरिया की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैं इसको पी ऑफ बी लिख दूं, इस पूरे इंटीग्रल को इक्वेशन 1 को देखें, एग्जैक्टली वही चीज बन रही है जो हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो वी कैन से दैट सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, एंड वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज व्हाट, जी probability of B would be less than equal to 1 over k square, क्योंकि k square उस तरफ चला जाएगा 1 by k square बन जाएगा, it will be less than 1 by k square। मगर हमें चाहिए थी probability of A, and we know probability of area B plus probability of area A will be equal to 1, so probability of area A will be 1 minus probability of P, and we can say probability of what, we can write the original formula, A is equal to always greater than equal to 1 minus 1 over k square, always greater than 1 minus 1 over k square, which was your original formula. We can go back and look at it, that probability, क्योंकि ये चीज जो थी ये एरिया ए बन रहा था मेरा, this whole thing was area A, probability of A is greater than 1 minus 1 over k square। यहाँ पे 1 over k square कहाँ से आया था, probability of B से, और probability of B इससे हमेशा छोटी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 minus 1 over probability of B will be, this left hand side will always be greater than this thing। So hence we have proved the Chebyshev theorem। आप इसको दोबारा से रीफ्रेज कर सकते हैं, दोबारा से इसको सॉल्व कर सकते हैं पूरे का पूरा, और कन्विंस योरसेल्फ दैट यू हैव डन इट राइट। यहाँ पे लास्ट स्टेप में अगर आप देखें तो जब मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है, ये वाला नंबर जो है ये हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से छोटा होता है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इससे हमेशा बड़ी ही निकलेगी। दैट्स हाउ यू डू दिस। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे इसकी एप्लीकेशन आपको समझ आ जाएगी कि हाउ टू अप्लाई दिस चेबिशेव थ्योरम। हाउ कैन वी अप्लाई द चेबिशेव
theorem. Very simple. Probability, a random variable x has a mean mu is equal to 8 and a variance sigma square is equal to 9 and an unknown probability distribution. हमें वो important चीज कि it's an unknown probability distribution. It's an unknown. We don't know the probability distribution. We only know that you got a mean and a variance. And to solve part A, what we want to do is we find minus 4 less than x less than 20, where mu is equal to 8 and sigma square is equal to 9, which implies sigma is equal to 3. Now you remember what we were doing? We were trying to find that random variable x greater than किससे होता था? mu minus k sigma से लेके mu plus k sigma. हमें फार्मूला पता था, will always be greater than equal to 1 minus 1 over k square. अब हमें k की वैल्यू ढूंढनी है. What we need to find is the value of k. How can we find that? Think about it. आप इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें और try to tell me how to find the value of k. Think about it. कि यहाँ पे रैंडम वेरिएबल सेम है दोनों केसेस में. अगर मैं म्यू माइनस के सिग्मा को -4 के इक्वल पुट करूं या म्यू प्लस के सिग्मा को 20 के इक्वल पुट करूं तो आई शुड बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. सो व्हाट वी डू इज वी पुट म्यू माइनस के सिग्मा इक्वल्स -4. म्यू इज 8, so 8 minus k times 3 is equal to -4 minus 3k is equal to -12 and k is equal to 4. अब अगर मैं इसको k को 4 यूज करूं तो मेरा क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू 8 minus k times sigma random variable x is less than mu plus k sigma which is 3. इसको अगर सॉल्व करें आप तो 8 minus 12 g minus 4 x वहीं पे आ जाएगा and 8 plus 12 20. So we are back to the original equation. तो इसका मतलब है k की वैल्यू हमारी ठीक है. सो नाउ आई कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 minus 4 into 3 random variable x is less than 8 plus 4 into 3, and this whole probability should be greater than equal to what? 1 minus 1 over k square, और 1 minus 1 over k square क्या है? k is 4, so 4 का square and it is 1 minus 1 over 16. तो एलसीएम ले लें तो आंसर इज 15 by 16. So the probability of part A comes out to be 15 by 16. I hope you understand this, the application of the Chebyshev theorem. The beauty of Chebyshev theorem is what? That you don't need to know the probability distribution. You don't need to know the probability distribution. और इस केस में हमें आसानी ये थी कि हम सिमेट्रिक अराउंड द रैंडम वेरिएबल x जो था उसके सिमेट्री दोनों तरफ देख रहे थे, क्योंकि जितना म्यू माइनस के सिग्मा से लेके म्यू प्लस के सिग्मा तक देख रहे थे. तो ये इसमें थोड़ी आसानी थी. अगर ऐसा ना हो तो फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं. अब अगर दूसरा पार्ट मैं आधा करूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए इसकी कि ये क्या है. x minus 8 is greater than equal to 6. इसको अगर मैं यूं लिखूं 1 minus probability of x minus 8 less than 6. तो I don't think there is any problem, क्योंकि ये greater than 6 and less than 6 they should add up to 1, so it is equal to this.
and I can further split it to 1 minus p, और मॉडुलस को लिखने का तरीका यह है कि x माइनस 8 रैंडम वेरिएबल है, इट इज ग्रेटर देन माइनस 6 एंड लेस देन प्लस 6, ग्रेटर देन माइनस 6 एंड लेस देन प्लस 6। ये मॉडुलस हटाने का एक दफा पॉजिटिव लेंगे और एक दफा नेगेटिव लेंगे, एंड वी गो फर्दर विच इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, दोनों तरफ ऐड कर दूं अगर मैं तो इट विल बी माइनस 6 प्लस 8 x एंड लेस देन 6 प्लस 8। अब मीन वैल्यू हमारी 8 है, ऑलरेडी वी नो दैट, तो थोड़ी सी हम अक्लमंदी करते हैं यहाँ पे कि हम इसको लिख लेते हैं 8 माइनस, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थी, सिग्मा स्क्वायर वाज 9, तो सिग्मा इज इक्वल टू 3, ये हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो कैन आई राइट इट एज 6 को माइनस 2 इंटू 3 एक्स, एंड यहाँ पे 8 प्लस 2 इंटू 3। यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा एक डिफरेंट तरीका यूज़ किया है, आप किसी तरीके से भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 8 लेस देन 6 को। अब इसमें देखें 8 इज द मीन वैल्यू, 2 इज इक्वल टू k एंड 3 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। Similarly 8 mean value, 2 is k, 3 is the standard deviation. So this whole probability should be what? ये तो इक्वालिटी है, और ये वाली जो टर्म है सिर्फ this should be 1 minus 1 over k square, 1 minus 1 over k square, और k क्या है यहाँ पे इस केस में इज इक्वल टू 2 है, तो 1 minus 1 over 2 square, 1 minus 1 over 4 which is 3 by 4. So this term is 3 by 4, so it is equal to 1 minus 3 by 4। और ये भी देखें कि ये टर्म जो है 3 by 4 से हमेशा क्या होता है, बड़ी होती है, तो इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी जो है वो लेस देन हो जाएगा। So probability of finding that original formula is less than this। आप इसको completely एक दफा फिर सॉल्व कीजिएगा और सारे स्टेप्स फॉलो कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि ये सही आता है। इसका आसान तरीका यह है कि ये जो राइट हैंड साइड पे ये वाली प्रोबेबिलिटी है ये आप अलहदा से फाइंड कर लें और फिर इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू 1 पुट करें, और क्योंकि ये हमेशा बड़ी होती है उससे, तो फिर ये वाली हमेशा छोटी आएगी इससे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी सपोज दैट अ ग्रोसरी स्टोर परचेजेस 5 cartons of skimmed milk at the wholesale price of $1.20 per carton and retails the milk at $1.65। 1.20 का उसने खरीदा और 1.65 का वो बेच रहा है। Find the after the expiration date, the unsold milk is removed from the shelf and the grocer receives a credit for the distributor equal to 3/4 of the wholesale price। अब दो प्रॉब्लम्स, उसने 5 कार्टन खरीदे, कुछ उसने बेच दिए, खरीदे सारे के सारे 1.20 सेंट के थे, जो बेचे वो बेचे 1.65 पर कार्टन उसने बेच दिया, जो नहीं बिके वो एक्सपायर हो गए, उनकी डेट गुजर गई, कि दूध की एक्सपायरी डेट है वो गुजर गई जब एक्सपायरी डेट, तो वो ग्रोसर ने वापस ले लिए मगर फुल रिफंड नहीं दिया। उसने कितना रिफंड दिया, receives a credit from the distributor equal to the 3/4 of the wholesale price। wholesale price क्या थी, 120 थी, उसका 3/4 उसने उसे पे किया कि हम फुल रिफंड नहीं करें, कुछ पैसे हम दे रहे हैं, कुछ नुकसान आप बर्दाश्त करें। If the probability distribution of the random variable x, the number of cartons that are sold from this lot is given by this, find the expected profit। यहाँ पे the important thing is expected profit निकालना है। इसको अगर देखें आप तो profit is what? What should be the profit? The profit
let's say we say profit is a random variable y, और प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा जितने कार्टन उसने सोल्ड किए हैं, लेट्स से नंबर ऑफ सोल्ड कार्टन्स इज इक्वल टू एक्स, जो उसने लिखा हुआ है कि 0 बिकते हैं, 1 बिकता है, 2 बिकते हैं, 3 बिकते हैं, 4 बिकते हैं, 5 बिकते हैं. देन ही सोल्ड द कार्टन्स एट व्हाट जी 1.65 टाइम्स एक्स उसने बेचे, ठीक है, प्लस जो बचे थे विच वर 5 माइनस एक्स, टोटल 5 कार्टन थे, एक्स बिके 5 माइनस एक्स थे, उसके उसे रिफंड मिला विच वाज क्या था, मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर लूं 1.20 एंड 3/4 ऑफ दैट, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस जो थी 120 थी, उसने कहा होलसेलर को 3/4 ऑफ द होलसेल प्राइस मिला, वो मिल गया, तो ये उसकी टोटल क्या हो गया, सेल होगी, माइनस क्या जितने के उसने खरीदे थे. तो प्रॉफिट निकालने के लिए ये तो हो गया उसके पास जितनी कैश आई. कैसे कैश आई कि 1.65 से उसने एक्स कार्टन्स बेच दिए, जो नहीं बिके उनको रिफंड के लिए दिया, और रिफंड कितना मिला उसको 120 का 1.20 का 3/4, और माइनस जो उसने एक्चुअल पे किया था विच वाज 1.20 इंटू 5 कार्टन्स उसने खरीदे थे. अब ये हो गया प्रॉफिट, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो कैश है जो उसको आई कुछ बेचने से और कुछ एक्सपायरी दूध वापस करने से, और ये जो है ओरिजिनल जो उसने पे किया था 1.20 इंटू 5 टू बाय द 5 कार्टन्स. इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो ये बनता है 1.65x प्लस, अब ये देखें 120 का 3/4 यहाँ पे आ जाता 3.3 और 3 3 0.9 9 इंटू 5 माइनस एक्स माइनस यस 1.20 इंटू 5 इज 6. इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बनेगा आपके पास 1.65x प्लस 4.5 माइनस 0.9x minus 6 and it comes out to be 0.75 x, यानी कि x वाली वैल्यूज इकट्ठी कर दें minus 1.5. So this is actually the function for profit. The random variable y is the profit which the grocer earns. अब expected profit निकालना है. Find the expected profit. We are looking for find the expected profit. Now expected profit के लिए मैं अगर y को दोबारा लिखूं, जो प्रॉफिट की जो इक्वेशन बनी थी वो क्या थी 0.75x माइनस 1.5. इसको देखें अगर ओवर से तो एक लीनियर इक्वेशन बनती है, और लीनियर इक्वेशन पे हमने काफ़ी ज़्यादा थ्योरम्स किए थे लास्ट लेक्चर में. तो लीनियरिटी यानी कि रैंडम वेरिएबल x गिवन है, रैंडम वेरिएबल y हमने कैलकुलेट कर लिया एज अ फंक्शन ऑफ x और एक लीनियर इक्वेशन बन गई. अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए हम किसी भी एक थ्योरम को यूज कर सकते हैं, और वो क्या होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 0.75x माइनस 1.5 का, और पहले केस में लेंगे 0.75 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और 1.5 का एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हमेशा क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट, देन व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू. जब ये कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है 1.5. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आप उस टेबल से निकाल सकते हैं जो कि आती है 0 कार्टन्स अगर बिकते तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/15, अगर एक कार्टन बिका था तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी 2/15, 2 कार्टन बिके तो उनकी प्रोबेबिलिटी थी 2/15, 3 कार्टन बिके थे तो उनकी प्रोबेबिलिटी थी
3/15 एंड 4 कार्टन्स बिकने की प्रोबेबिलिटी थी 4/15 एंड 5 कार्टन्स बिकने की प्रोबेबिलिटी थी 3/15। इनको अगर आप सॉल्व करें तो ये बनती है 46/15। सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y is equal to 0.75 into 46/15 minus 1.5। गुड। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आंसर आता है आपका $0.80। डॉलर क्यों डाला? क्योंकि ये प्रॉफिट्स थे और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ग्रोसर बाय सेलिंग द मिल्क इज $0.8, जिसको आप 80 सेंट भी कह सकते हैं, 80 सेंट्स भी कह सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने दो चीजें सीखी, हाउ टू मेक एन इक्वेशन। कैसे कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल गिवन था, मैं बैक जाता हूं आपको दिखाने, दोबारा से क्वेश्चन देखें आप कि सपोज दैट अ ग्रोसरी स्टोर परचेजेस 5 कार्टन्स ऑफ स्किम मिल्क एट द होलसेल प्राइस ऑफ $1.20 पर कार्टन एंड रिटेल्स द मिल्क एट, रिटेल का मतलब क्या होता है? बेचता है उसे, एट $1.65 पर कार्टन। आफ्टर द एक्सपायरी डेट द अनसोल्ड मिल्क इज removed from the shelf and the grocer receives a credit from the distributor। अब दो चीजें, कितने बेचे? X अगर बेचे तो 1.65 के X बेचे, फिर जो रिफंड किए थे वो 5 माइनस X थे, यानी कि जो बाकी बच गए थे वो हमने रिफंड किए थे 90 सेंट्स पे। एक 120 का खरीदा था, $1.20 का खरीदा था, उसका 3/4 मुझे वापस मिला, तो 1.9 टाइम्स वो बन गया। और ओरिजिनली परचेज कितने के किए थे? परचेज किए थे 120 के 5 कार्टन्स। तो जब हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वी फाइंड आउट दैट y विच इज द प्रॉफिट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x चाहिए, पहले वो हमने कैलकुलेट की और फिर उस फार्मूला में डाल दी, बिकॉज इट्स अ लीनियर फंक्शन। तो we know from theorems that this is true, and we found the expected value, plug it in, and we found the expected profits. So this is one of the examples. इस किस्म के examples और भी की जा सकती हैं। Let's look at another exercise. Let x be a random variable with the following probability distribution. Find expected value of x and expected value of x square, and then using these values evaluate e of 2x plus 1 whole square। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है। वो आपको पता है क्या होती है कि डिस्क्रीट है, तो ऑल पे सम करना है, ऑल वैल्यूज ऑफ x पे सम करना है। किसको? x इंटू एफ ऑफ x को। इसको सम करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आएगी। तो अगर हम स्टार्ट हो जाएं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x अगर -3 है, x की रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 3 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 है, प्लस अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 6 है तो मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी 1/2, प्लस रैंडम वेरिएबल की वेरिएबिलिटी 9 है, वैल्यू 9 है, मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी 1/3। इसको जब आप सॉल्व करते हैं कंप्लीटली तो आंसर आता है 11/2। सिमिलरली आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ई रेज़ पर एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ये सारे थ्योरम जो हमने किए थे वो अब सब यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो -3 का स्क्वायर इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ -3 1/6। अगर मैं कंप्लीट स्टेटमेंट दूं तो x रैंडम वेरिएबल टेकिंग द वैल्यू 6 का स्क्वायर इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल x टेकिंग एन वैल्यू 6 विच इज 1/2 प्लस वैल्यू 9 and
द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/3, वैल्यू 9 का स्क्वायर, और ये आंसर आता है मेरे पास 93/2। दोनों अगर आ गए, सो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी थी विच वी हैव डन सक्सेसफुली। एवेलुएट दिस टर्म, इसको अगर आप देखें तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x + 1 का होल स्क्वायर। अगर आप ये स्क्वायर खोल दें तो ये क्या बनता है, 4x² प्लस यस a + b होल स्क्वायर के फार्मूला से 4x² + 4x + 1 का स्क्वायर। अब ये फंक्शंस हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस हैं, ऑल दो तीन टर्म्स इसमें, तो पहले की एक्सपेक्टेड वैल्यू, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, और क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है, अगर आप थ्योरम रिवोक करें तो इट कम्स आउट टू बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² + 4 into एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² हमने कैलकुलेट की थी विच वाज 93/2, यहाँ पे हमने डाल दी, प्लस 4 into एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ex विच वाज 11/2 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 इज अगेन इक्वल टू 1, और इन दोनों को ऐड करें तो आंसर बनता है मेरा 209। सो दिस इज माय आंसर दिस प्रॉब्लम। इसमें हमने क्या किया, क्या थ्योरम यूज किया कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फंक्शंस इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट देखें जी, एक और एक्सरसाइज, द टोटल टाइम measured in units of 100 hours that a teenager runs her hair dryer over a period of 1 year is a continuous random variable x that has the density function. Total time units of 100 hours दिया हुआ है हमें, and that a teenager runs her hair dryer, उसने hair dryer कितनी देर यूज किया, और वो x की हमें density function given है. Using the theorem to evaluate the mean of the random variable y, which is 60x² plus 39x, where y is equal to the number of kilowatt hours expended annually. कितने किलोवाट आवर वो annually यूज करता है, एक्सपेंड का मतलब हो गया इस्तेमाल करता है. तो अगर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालनी है तो बाय यूजिंग द थ्योरम हमें क्या पता चला कि इट शुड बी 60x² प्लस 39x. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू दो फंक्शंस हैं ऑफ रैंडम वेरिएबल x, दोनों का सम है, तो वो किसके बराबर आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 60x² प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 39x, and it is equal to 60 expected value of x² plus 39 expected value of x. अब expected value of x चाहिए हमें और expected value of x square चाहिए. अगर मैं यहां पे कर लूं expected value of x क्या होगी, by definition it should be minus infinity to plus infinity x into f of x dx. अब हमारे केस में जो डेंसिटी फंक्शन गिवन है वो तीन रीजन्स में डिफाइंड है. एक रीजन है 0 से 1 तक विच इज x, दूसरा रीजन है 1 से 2 तक विच इज 2 minus x, and elsewhere it is 0. So if I start from the first region which is कहाँ से 0 से 1 तक x into x x² dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2, इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी
2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एट थर्ड रीजन 0 हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करते हैं इन दोनों को, तो पहले का जवाब आता है एक्स क्यूब बाय 301, दूसरे का जवाब आता है यस 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 1 बाय 1 to 2, द लिमिट्स 1 to 2। ये क्या थे, 2x था, उसको dx से इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर था, उसको इंटीग्रेट किया तो एक्स क्यूब बाय 3 आ गया। ये इस किस्म के इंटीग्रल्स हम काफ़ी दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं काफ़ी जल्दी में कर जाता हूँ। मगर आपको अगर स्टेप इसको दो ब्रेक कर लें, दो हिस्सों में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे हमेशा याद रखें, जितना मैथ्स में जितने स्टेप्स ज़्यादा करेंगे आप, उतने एरर्स की गुंजाइश कम है, प्रोवाइडेड कि आप खुद एरर ना डाल दें लिखते हुए, ऊपर वाली लाइन से नीचे लिखते हुए को प्लस में माइनस या माइनस से प्लस ना कर दें, जो अक्सर मुझसे भी होता है। मगर हमेशा लिखने से पहले एक दफ़ा चेक कर लीजिए कि आप सही नहीं लिखे। नेक्स्ट स्टेप में आपने साइंस जो है पॉजिटिव नेगेटिव आपने सही डाले हैं या नहीं, या स्केयर्स या लिमिट सही डाली हैं कि नहीं डाली। मगर जितने ज़्यादा स्टेप्स करेंगे आप, उसका फ़ायदा क्या होगा, एरर्स कम होने चाहिए। क्योंकि जल्दी में क्या होता है कि आप दो स्टेप्स एक ही उसमें गो में कर दें तो उसमें आप गलती कर सकते हैं। तो अब अगर ये हो गया, इनके लिमिट्स जब आप डाल लेंगे तो आंसर आ रहा है इसका जो मेरे पास, वो आ रहा है 1। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ गई हमारे पास, अब ये हमें निकालनी है। इसको निकालने का कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप काफ़ी प्रैक्टिस होगी आप लोगों की इस मामले में। तो वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल वही 0 से 1, ऊपर वाली वैल्यू एक्स थी तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा डी एक्स, प्लस सेकेंड जो था वो था 2 माइनस एक्स। तो 1 to 2 हम इंटीग्रल करेंगे, 2 माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारा, चलिए लिख लेते हैं 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, और इसको फर्दर करें तो 0 से 1 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 1 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स। आप इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रल को तो आंसर आता है आपका 14/21 आएगा, विच इज इक्वल टू 14/12 सॉरी 7/6। एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जो था मेरे पास वो था 60 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और इसको आप सॉल्व कर लें, आप लिमिट वैल्यू डाल दें 7/6 प्लस 39 इंटू 1, तो आंसर कम्स आउट टू 109, और अगर याद हो तो इट वाज किलोवाट आवर्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई किलोवाट आवर्स, तो यानी कि उसने एक साल में कितने किलोवाट्स ऑन द एवरेज वो यूज करेगा। प्रोबेबिलिटी में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आंसर को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। क्या वो हर साल 109 किलोवाट आवर यूज इस्तेमाल करेगी? नहीं, किसी साल हो सकता है वो 100 करे, किसी साल 200 कर ले, मगर वो कह रहा है कि एवरेज वैल्यू ओवर मैनी नंबर ऑफ ईयर्स वो ये आनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी को इंटरप्रेट करने का तरीकाकार यह है कि जब हम एवरेजेस की बात करते हैं तो एवरेज जितने ज़्यादा वैल्यूज़ पे होंगे उतनी एग्जैक्ट आएगी, जितनी ज़्यादा सालों पे ये एवरेज करेंगे उतना ये नंबर इसके बराबर आएगा। दैट ब्रिंग्स मी to the end of my lecture for today. Today what we did was we solved gave the theorem for Chebyshev theorem. हमने उसका प्रूफ किया, काफ़ी रिगरस प्रूफ था। आप वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको जो वो पोर्शन ऑफ द जो लेक्चर है उसको 1-2 दफ़ा देखें, फिर आप उसे खुद करें
और ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स। उसमें मैंने बड़ा इंट्रीगिंग एक चीज़ यूज़ की थी कि फंक्शन की लीस्ट वैल्यू यूज़ करके मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेट कर दें तो वो लोअर एस्टिमेट आ जाएगा। उसको ज़रा प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, दोबारा देखिएगा और फिर उसको सॉल्व कीजिएगा। ये प्रूफ शायद आपकी बुक में नहीं है या मैंने खुद किया आपके लिए, तो आप इसको थोड़ा सा करके देख लीजिएगा। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की, फर्दर एग्जांपल्स भी करेंगे हम इसी थ्योरम्स के हवाले से जो हमने पिछले लेक्चर में थ्योरम्स प्रूव किए थे, उनकी एक्सरसाइजेज हैं वो हम करते रहेंगे। एंड रेफरेंसेस सेम एज यूजुअल, probability and statistics for engineers and scientists by Walpole, and then Shom outline series in probability and statistics. किताब पढ़ना ज़रूरी है, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, एंड प्रोसीजर वही है। जब अगर आप एग्जाम्पल कर रहे हैं तो पहले सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर आंसर देखें, उसमें बुक में देखें कि वो एग्जाम्पल कैसे करता है। जहाँ पे आपका स्टेप गलत हो वहाँ से बुक से हिंट लेके फिर आप दोबारा से खुद करें। डोंट रीड एग्जाम्पल्स इन द बुक, ट्राई टू डू दैम योरसेल्फ, क्योंकि बुक को एज अ टीचर यूज़ करें, एज अ ट्यूटर, कि उसकी एग्जाम्पल करने के स्टाइल को आप खुद पहले करें, फिर जहाँ जहाँ आपकी गलती है आप उससे दुरुस्त करें और फिर आगे खुद सॉल्व करें। उससे ये होगा, हम ऐसे करते हैं कि एक पेपर रख लेते हैं, आंसर जहाँ पे बुक ने एग्जाम्पल लिखी हुई है वहाँ पे कागज़ रख लेते हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर के ऊपर कागज़ रख लेते हैं, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जहाँ पे स्टक होते हैं फिर वो कागज़ स्लाइड करके वहाँ तक देख लेते हैं बुक में से और फिर अपनी गलती दुरुस्त करके या वो हिंट लेके फिर आगे सॉल्व करते हैं। इस तरह से आपकी लर्निंग बहुत बेहतर हो जाएगी इस सब्जेक्ट में। आई विश यू अ वेरी गुड लक। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।